पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के हाई लेवल डेलीगेशन लैंड कर चुके हैं और ये तारीखी मनाजिर देखे हमने रात के 3 बजे जिस तरह ईरानियन डेलीगेशन को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने रिसीव किया। और हमने ये भी देखा कि किस तरह ईरानियन वफ्द को पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड में लाई पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने ईरानियन डेलीगेशन के तैयारे को एस्कॉर्ट किया, सेफली रावलपिंडी तक लैंड करवाया। सारी दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और जिस तरह फील्ड मार्शल ने उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ चले रात 3 बजे, वो एक देखने वाला मंजर था। और उसके बाद आज हमने दोपहर में देखा है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी पाकिस्तान में लैंड कर गए हैं और उनका इस्तकबाल भी फील्ड मार्शल और फॉरेन मिनिस्टर ने किया है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं क्योंकि ये पहला मौका है 1979 के बाद जब पहली बार अमेरिकन और ईरानियंस फेस टू फेस बातचीत करने जा रहे हैं इतने हाई लेवल पर, जहां पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद होगा। और ये टॉक्स इस्लामाबाद के सरीना होटल में मुनक्किद की जा रही हैं। तारीख का ये वो मौका है जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है और सबकी एक्सपेक्टेशन है कि ये जंग रुक जाए। सबको पता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो कितने डेवास्टेटिंग इंपैक्ट्स होंगे। हर चीज महंगी हो जाएगी, ऑयल एंड गैस से लेकर फर्टिलाइजर तक जो आपकी फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह एक ही ख्वाहिश पाई जाती है और वो ये कि ये मीडिएशन एफर्ट्स कामयाब हों। हर मुल्क पाकिस्तान से राब्ता कर रहा है। सिर्फ 2 कंट्रीज हैं इस वक्त, या 3 कह लें, जो इससे इतने खुश नहीं हैं। ये एक कैंप है जो इस जंग से पहले भी इमर्ज हो चुका था, इंडिया, इजराइल और यूएई का। इंडिया के यहां पर अपने मसाइल हैं पाकिस्तान से और वो पाकिस्तान को कामयाब होते नहीं देखना चाहता। यूएई और इजराइल यहां पर ईरान को कामयाब होता नहीं देखना चाहते। और इस मौके पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने सबसे खास बंदे जेडी वेंस को भेजा है जो उनके वफादार हैं, जो कि वॉर मॉन्गरर नहीं हैं। वो भी नहीं चाहते कि दुनिया में जंगें छिड़ें और उनका भी ओरिजिनल स्टैंस यही है कि जंगें खत्म होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के फजाओं में एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट की और ईरानियन डेलीगेशन को एस्कॉर्ट किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि यहां पर क्लियरली स्पॉयलर्स मौजूद थे और वो इन टॉक्स को खराब करना चाहते थे। और अभी भी खतरा मौजूद है। इजराइल नहीं चाहता कि ये टॉक्स कामयाब हों। और जिस तरह इजरायली ऑफिशियल्स की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पर, जो छोटी छोटी वो चीजें पकड़ रहे थे, इससे क्लियर हो जाता है कि वो खुश नहीं हैं और इस हवाले से वो कोई सैबोटाज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान यहां पर विजिलेंट है। ना सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड के ऊपर आपको आर्मी, पुलिस और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आ रही हैं इसको फुल प्रूफ सिक्योर करने के लिए। और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो समंदरी और फिजाई हदूद हैं वहां पर भी मिलिट्री एक्टिव है। एयरफोर्स ने यहां पर जो अपना किरदार अदा किया है वो तारीखी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि कितना सीरियस है वो इन मुज़ाकरात को लेकर और किसी स्पॉइलर एक्टिविटी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहां हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक के डेलीगेशन भी पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब, चाइना, रूस और यूरोपियन लीडर्स की बात करें तो वो कांस्टेंट राब्ते में हैं पाकिस्तान से। चाहे केयर स्टारमर हो, इटली की प्राइम मिनिस्टर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, हर कोई इसको बहुत सीरियस ले रहा है और हर एक की यही तमन्ना है कि ये कामयाब हो। ये हिस्ट्री की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जब अमेरिका और ईरान 1979 के बाद पहली बार डायरेक्ट मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, वो भी इतने हाई लेवल पर, और पाकिस्तान उसमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले हम देखते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े मीडिएशन एफर्ट्स होती हैं वो थोड़े सेंटर पॉइंट पर होती हैं। जो दुनिया के वो इलाके जो किसी हद तक दोनों पार्टीज के करीब होते हैं, उसमें हम कतर को देखते हैं या तुर्की को देखते हैं। रशिया यूक्रेन जंग में भी तुर्की हमेशा मीडिएशन का किरदार अदा करता है और इन रीजनल मामलात में कतर हमेशा आगे होता है। पाकिस्तान चूंकि थोड़ा दूर है, पाकिस्तान ने भी पास्ट में मीडिएशन का किरदार अदा किया है, लेकिन इस तरह के एवेन्यूज के लिए डिस्टेंस भी मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस है और कितना खतरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक सिक्योरिटी का मैसेज भी दिया है। वो पाकिस्तान जिस पर हमेशा ये टैग लगता था कि दहशतगर्दी की आमाजगाह है या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इससे भी पाकिस्तान का चेहरा बड़े जबरदस्त तरीके से इमर्ज होगा। जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद के हवाले से, पूरी दुनिया देख रही है इस्लामाबाद का खूबसूरत चेहरा कि कितना ग्रीन सिटी है। सारी दुनिया के जर्नलिस्ट हैरान हो रहे हैं कि हमें क्या बताया गया था और इस्लामाबाद क्या निकला। और यही चीज तेहरान के हवाले से भी हम देख रहे हैं। जो वेस्ट में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है हमेशा हमारे लोगों के बारे में, हमारे शहरों के बारे में कि हम बैकवर्ड्स हैं, तो अब दुनिया देख रही है कि इस्लामाबाद, तेहरान, ये दुनिया के किसी भी मॉडर्न सिटी से कम नहीं है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी हरियाली, इनकी सड़कें। और ये कोई पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान इतनी हाई स्टेक इंगेजमेंट
एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हुआ हो। 1971 का हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान वो था जिसने यूएस और चाइना के दरमियान नॉर्मलाइजेशन करवाई थी और चाइना को पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद अमेरिका ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज किया था और यूएन में मेंबरशिप बनी थी चाइना की। उससे पहले ताइवान को दुनिया चाइना मानती थी। और अभी जब हम देख रहे हैं ये हमारा रीजन, ये वेस्ट एशिया जो मसाइल से घिरा हुआ है, सारे अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, वहां चाइना खामोशी से अपनी गेम डाल रहा है। ताइवान की ऑपोजिशन लीडर ने चाइना का विजिट किया है, शी जिनपिंग से मुलाकात की है और बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई है। और शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान स्टेट के दोनों जानिब चाइनीज नेशन बसती हैं। हमारे दरमियान छोटे मोटे डिफरेंसेस तो हो सकते हैं लेकिन हम एक नेशन हैं। और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि चाइनीज नेशन की रीयूनिफिकेशन होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो देखें, चाइना वहां पर एक साइलेंट ड्रैगन की तरह अपने जो मकासद हैं उनको अचीव करने की जानिब बढ़ रहा है, एक गोली चलाए बगैर। और यहां पर आप देखें कितना गंद मचा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान ने मीडिएशन एफर्ट्स करवाई हैं। यूएस और चाइना के दरमियान 1971 की मीडिएशन हो या उसके बाद 1988 के जनेवा अकॉर्ड्स, जब सोवियत यूनियन यहां से जा रहा था, जनरल ज़ियाउल हक के जरिए पाकिस्तान भी उन जनेवा अकॉर्ड्स का पार्ट था। लेकिन उसके चंद माह बाद जनरल ज़िया का तैयारा उड़ गया। उसके बाद जब अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े आपस में लड़ पड़े तो पाकिस्तान एक बार फिर मैदान में आया। पाकिस्तान के डिफरेंट पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ वगैरह ने कोशिश की कि जो डिफरेंट धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन के, उनमें सुलह करवा दी जाए। तो 1992 के पेशावर अकॉर्ड्स हों या 93 के इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, वहां भी पाकिस्तान ने भरपूर एफर्ट की। वो अलग बात है कि वो जो मुआहदे थे वो ज्यादा देर चल नहीं सके, लेकिन वहां भी पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया क्योंकि नेबर था। इसके अलावा डिफरेंट OICs होती रही हैं पाकिस्तान में, चाहे 1974 की भुट्टो वाली OIC हो या 2021-22 में इमरान खान की हुकूमत की OIC हो। 2020 में पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ और 2021 में जब इत्तेहादी अफवाज यहां से निकल रही थी तो उस वक्त भी हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से राब्ता कर रही थी। आपका भाई तो सारी वीडियोस बना रहा था, मुझे तो एक एक मेमोरी याद है कि उस वक्त भी हर मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहा था कि हमें सेफ पैसेज प्रोवाइड करो। पाकिस्तान में इनके C-130s आ रहे थे। इस्लामाबाद एक कॉरिडोर बना हुआ था काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, तो इस्लामाबाद सारी दुनिया की मदद कर रहा था। तो हिस्ट्री में ये मौके आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान के पास वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। उसमें स्पेशल चीज ये है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को आमने सामने बिठा रहा है 1979 के बाद, और पोटेंशियली वर्ल्ड वॉर 3 के रुकवाने का सबब बनेगा पाकिस्तान अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती हैं। और इसमें हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान यहाँ पर कामयाब हो। यहाँ पर किसी की भी हुकूमत हो, हमें कामयाब होना होगा। और ये पाकिस्तान के शायद खून में है, हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में है कि हम दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल करवाते आए हैं। और ये अगर मसला हल करवा लेते हैं तो ये पिछले सारे मसाइल से सबसे बड़ा मसला होगा जो हम हल करवाएंगे। और इसमें हमें ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट ममालिक से बॉर्डर शेयर करता है। यानी 71 में अमेरिकन को हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चाइना से हम बॉर्डर शेयर करते थे, हमारा एक ताल्लुक डेवलप हुआ था चाइना से। हम उन चंद ममालिक में से थे जिनका सबसे पहले डेवलप हुआ था ताल्लुक। 2020-21 में पूरी दुनिया पाकिस्तान को क्यों कॉल कर रही थी? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान बेहतर समझता है इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान जो एक कॉरिडोर डेवलप हुआ था सेफ्टी का, सेफ पैसेज का। और अब भी अमेरिकन हमारे पास क्यों आए हैं? क्योंकि हम ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हम ईरानियंस को समझते हैं, हमारी एक डीप हिस्ट्री है, डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस हैं हमारे ईरान के साथ। इलामा इकबाल ने ईरान को बड़ा प्रेज किया हुआ है और ईरान के अंदर इलामा इकबाल को एक बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी शायरी पढ़ी जाती है, उनकी फिलॉसफी पर काम किया जाता है। वो अलग बात है कि जिस तरह हम आगे आगे बढ़े हैं, हमारे ताल्लुक ख़त्म होते गए हैं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तानी ना अब दिल्ली जा सकता है, ना श्रीनगर जा सकता है, ना काबुल जा सकता है। ईरान फिर भी लोग चले जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। तो ये जो लैंड बॉर्डर्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगर कोई इनको समझे तो इस रीजन के जो पुराने कनेक्शंस हैं आपस में, वो हमें जोड़ के रखते हैं, वही हमारी ग्रेटनेस का बाइस बनते हैं, वही हमें एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनाते हैं ओवरऑल। अगर इस रीजन की बात करें, जैसे शी जिनपिंग ने बात की है कि जो स्ट्रेट के दोनों जानिब मुल्क हैं वो एक ही नेशन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे ताइवान हो या चाइना हो, यहाँ वन चाइना नेशन है।
इस तरह हम भी यही बात करते हैं कि ये जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है या वेस्ट एशिया, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम ओवर द टाइम बहुत सी लड़ाइयों और बहुत सी दोस्तियों का शाखसाना है, उसका हम मुरक्कब हैं, उसका प्रोडक्ट हैं। कोई किसी से अलहदा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ताल्लुक एब्सोल्युटली इस कबीले से है या मेरा ताल्लुक इस एथनिक ग्रुप से है। इसमें बहुत सी चेंजेस होती रही हैं ओवर द टाइम्स, लेकिन मैटर क्या करता है आपका कनेक्शन हमसायों के साथ। दिल्ली हो, श्रीनगर हो, काबुल हो या तेहरान हो, यहाँ हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं। लोग यहाँ पर आया जाया करते थे, ट्रेड किया करते थे, एक दूसरे से कल्चर शेयर करते थे, म्यूजिक शेयर करते थे, खाने शेयर करते थे। तब जाके हमारा एक कंबाइंड कल्चर बनता है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट पॉलिटिक्स और डिफरेंट नफरतों की वजह से, ऐसे लीडर्स की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसलिए पाकिस्तान की भी एक इंपॉर्टेंस है, जो हमारी लोकेशन है जहाँ पर हम लाए करते हैं। दुनिया हमें इग्नोर कर ही नहीं सकती, चाहे अफगानिस्तान का इशू हो, चाइना से कनेक्टिविटी हो या फिर ईरान से ताल्लुक हो, ईरान से बातचीत करनी हो, तो यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंस होती है। और ये हमारी खून में है, ये हमारी मेमोरी में है, हमारे दिमागों में है कि हम जोड़ के रखते हैं और हमने जोड़ के रखना है इस रीजन को और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है। चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो या शहबाज शरीफ हो, हर किसी की यही एफर्ट होती है, ये सिमिलर अप्रोच होती है और यही पाकिस्तानियत है। इन टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा सर्द माहौल है दोनों पार्टीज के दरमियान, अमेरिकन और ईरानियंस। डेफिनेटली इन बातचीत में ईरानियंस ने अपने गुस्से का इजहार भी किया होगा और ईरानियंस ने क्लियरली कह दिया है कि हमें इन मुज़ाकरात से उम्मीद नहीं है क्योंकि अमेरिका पर हमें कोई एतबार नहीं है। पास्ट में 3 बार इन्होंने हमें धोखा दिया हुआ है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी अप्रोच की बात करें तो वो भी साइऑप्स प्ले कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी ईरान ने अगर बातचीत ना मानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोली, तो हम तो उसको किसी भी सूरत में खुलवा लेंगे। ईरान को बड़े हमलों के लिए तैयार रहना होगा। तो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती हैं अपने ओपोनेंट को प्रेशर में लाने के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाए और वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स मान ले। इस वक्त इन टॉक्स में 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। एक तो लेबनान को सीज फायर में इंक्लूड करने का मसला और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लेबनान की बात करें तो पूरी दुनिया से जो प्रेशर आया है इजराइल पर, पूरा यूरोप बोल उठा है और दूसरी तरफ अमेरिकन बोल उठे हैं। तो उसकी वजह से अब नेतन्याहू ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे और इसमें पाकिस्तान ने भी भरपूर किरदार अदा किया है इजराइल पर दबाव डालने के लिए और इसलिए इजराइल की चीखें निकली थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसा लगता है कि जो बड़ा मसला है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पीस में, वो है इजराइल। लेकिन अब जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल और लेबनान की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे अब वाशिंगटन में और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इजराइल की जो ब्रूटल कार्रवाइयाँ हैं उनमें कुछ कमी आए। और हमने इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया था कि ईरान जितने खतरनाक हमले कर रहा था इजराइल पर, इजराइल खुद चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए इन्हें सीज फायर मिले ताकि ये अपना फोकस लेबनान और हिजबुल्लाह पर कर सकें। क्योंकि इकट्ठे जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हमले करता है, अंसारुल्लाह हो, हिजबुल्लाह हो और ईरान हो, तो वो इजराइल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इजराइल ने यहाँ पर एक ब्रीदिंग स्पेस ली है अपने लिए और उन्होंने ईरान का फ्रंट अभी ठंडा किया है। और दूसरा, इनके जो इंटरसेप्टर्स थे वो बड़ी तेजी से कंज्यूम हो रहे थे। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि ये सीज फायर शायद सबसे ज्यादा इजराइल को ही फायदा दे रहा है। इजराइल के इंटरसेप्टर्स ईरानियन मिसाइल्स को रोकने के लिए बहुत तेजी से यूज हो रहे थे और ये किस पर डिपेंड करते हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हों या इजरायली इंटरसेप्टर्स हों। ये इनकी बेस क्या है? इनकी बेस है चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल्स। और अगले महीने जब इनकी मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही डिमांड करनी है कि जी हम आपके साथ अच्छा रहेंगे, आप रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पूरी रखें। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई का मतलब है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री चलेगी। अगर वो नहीं मिलेंगे तो इनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो उसमें कमी आएगी और इनके इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स नहीं बनेंगे। जबकि ईरान की बात करें तो वहां पर उनका स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है चाइना के साथ और अब एक और नई रिपोर्ट आ गई है कि चाइना इनको मिसाइल्स के हवाले से मजीद मदद करेगा। तो चाइना ने तो मदद करनी है, चाइना की तो एक बॉन्डिंग है उनके साथ, ईरान के साथ। चाइना नहीं चाहता ईरान गिरे। चाइना और रूस का जो एक ईस्टर्न एक्सिस है वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए चाइना और रूस की ये कोशिश होगी कि ईरान यहाँ पर बचे और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब मजीद जो सप्लाईज हैं चाइना की तरफ से वो ईरान को मिलेंगी। और इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस की एक और रिपोर्ट आई है कि चाइना नए एयर डिफेंस सिस्टम्स देने जा रहा
है ईरान को चंद दिनों के अंदर, जो कि मजीद गेम चेंज कर सकते हैं। जो इन्होंने ईरान के आसमानों पर डोमिनेंस का क्लेम किया था अमेरिका और इजराइल ने, वो अब मजीद अंडरमाइन होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से मसला बड़ा गंभीर है। वहाँ ईरान कहता है कि हमने टोल टैक्स लेना है और उसको हमने अपनी रिहेबिलिटेशन में यूज़ करना है। जितनी खतरनाक बमबारी की है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने उड़ाया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का, तो ईरान कह रहा है कि हमने यहाँ पर कंपनसेशन लेनी है। अगर आप डायरेक्ट नहीं दोगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए पूरी करेंगे। वहाँ पर ईरान की IRGC के मुताबिक कई जगहों पर नेवल माइंस भी बिछी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हर कश्ती को यहाँ से गुजरने से पहले हमसे कोऑर्डिनेट करना होगा, हमसे मैप्स लेने होंगे, हमसे गाइडेंस लेनी होगी और हमें एक पेमेंट देनी होगी। और वो पेमेंट रिपोर्टेडली युआन या क्रिप्टो करेंसी में ईरान चार्ज कर रहा है। और इसलिए अमेरिकन जरीदे अब लिख रहे हैं कि ये पेट्रो डॉलर के लिए एक बहुत बड़ी हिट है। एक नई डायनामिक सेट हो रही है दुनिया के एक ऐसे चोक पॉइंट पर जहां से 25% तेल गुजरता है दुनिया का। वहां पर एक नई डायनामिक सेट हो रही है कि वहां पर पेमेंट्स चाइनीज करेंसी में हो रही हैं। तो यहां से भी हमें एक नया ग्लोबल ऑर्डर नजर आता है कि चाइना का जहां हम राइज देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिलिट्री में, वहीं चाइना अब फाइनेंशियल सिस्टम में भी अब पंजे गाड़ है। और शी जिनपिंग की यही कोशिश है कि ये जो एशियाई ममालिक हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोकल करेंसीज या युआन का इस्तेमाल करें और डॉलर को अंडरमाइन करें। जब तक डॉलर की ताकत है तब तक वेस्टर्न कैंप इनको किसी को भी बुली करने की पोजीशन में रहता है। आज से 1 महीना पहले ये सूरत हाल नहीं थी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा था। इस जंग के बाद अब हम क्या डायनामिक्स देख रहे हैं कि बजाय ईरान को वीक होने के ईरान मजीद इम्बोल्डन हुआ है और मजीद इनको चैलेंज कर रहा है। और इससे यूएस को सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि इनकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो पानियों में इनकी नेवी की मूवमेंट है, 5th फ्लीट है इस रीजन में, उसको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है और इसमें चाइना, ईरान और रूस समंदरों के अंदर अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, और डेफिनेटली इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत से स्पॉयलर्स भी हैं, अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे। और सारी दुनिया ये विटनेस करेगी कि वो पाकिस्तान था जिसने पोटेंशियली वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाने में अपना किरदार अदा किया और दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी थी, एनर्जी सप्लाईज थी, उसको तबाह होने से बचाया। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान का इमेज एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर बन जाएगा। भारत की पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पॉलिसी कंप्लीटली फेल हो जाएगी। इजराइल के बहुत से एम्बिशंस को यहाँ पर हिट मिलेगी, क्योंकि इजराइल तो नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात हों और इस तरह के हों। ऐसा मुल्क करे जहाँ पर इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा नफरत है इजराइल के इनेक्शंस की वजह से। तो इजराइल तो क्लियरली कह रहा है कि पाकिस्तान तो बाइस्ड एंटिटी है, पाकिस्तान के पास ये क्रेडेंशियल्स ही नहीं होने चाहिए। जबकि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स की बात करें तो वो बड़े यूनिक है। इजराइल के अलावा हमारे सबसे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। जिस तरह हम चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करते हैं, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बैलेंस करते हैं, रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये यूनिक पोजीशन पाकिस्तान के पास ही है। और इसमें ज्योग्राफी का भी एक अहम रोल है, जो हमारी एक पोजीशन जिस जगह पर हम लाया करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि क्यों चाइना, ईरान और अफगानिस्तान की दफ़ा दुनिया हमसे इंगेज करती है। चाइना से हम मिलिट्री इक्विपमेंट बड़ी तादाद में ले रहे हैं और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम है। ईरान जो कि सऊदी अरब पर हमले कर रहा था, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट था। सऊदीज इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो रकम जो यूएई ने पाकिस्तान के बैंकों से निकालने का मुतालबा किया है, अब सऊदी उस कमी को पूरे करेंगे। और सऊदी अरब का भी यहाँ बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है। ईरान ने वहाँ यूएस बेसिस पर हमले किए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने रिस्ट्रेंट शो किया है, जो कि यूएई नहीं कर रहा। ईरान के पास लॉजिक थी कि हम यूएस मिलिट्री एसेट्स को टारगेट कर रहे हैं, और इसके अलावा सऊदी अरब में उन्होंने ज्यादा हमले नहीं किए, लेकिन यूएई के अंदर कुछ होटल्स और बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। और क्यों? वहां पर मोसाद और सीआईए के एजेंट्स जाकर छुप गए थे जब उनकी बेसिस नकारा हुई। तो इसलिए ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ पर हमें डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की भी एक नाकामी और वीकनेस नजर आती है कि जहाँ पहले जो अमरीकी प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने इजरायली दबाव के बावजूद ईरान पर कभी हमला नहीं किया। वो बाकी छोटी मोटी जंगों में तो पड़े हैं, इराक में पड़े हैं जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ी जंग थी, अफगानिस्तान में आए हैं, लेकिन इजराइल चाहता था हमेशा से कि ईरान पर हमला हो। सब ने रेजिस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक ब्लंडर मारा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अब उनको फेस करना पड़ रहे हैं, जो एक हजीमत का सामना उनको उठाना पड़ा है। उनकी जो
जो बेसिस तबाह हुई हैं और जिस तरह ईरान से अब बातचीत करनी पड़ी है फेस टू फेस। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया, लेकिन फिर बातचीत भी कर रहे हैं। कभी हारने वाले से कोई बातचीत करता है? कभी भी नहीं। तो यहाँ से शो होता है कि अमेरिकन को जो हिट पड़ी है वो डोनाल्ड ट्रंप की वीकनेस की वजह से पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस वगैरह वाकई नहीं चाहते थे जंग हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वीकनेस दिखाई है, दबाव सस्टेन नहीं किया और उसकी वजह से अब देखें ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो आज से 40 दिन पहले तक नहीं कर रहा था। तो अब मुज़ाकरात किस चीज पर हो रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर। ईरान की कैपेबिलिटीज अभी तक इंटैक्ट खड़ी हैं और ये हमें यूएस इंटेलिजेंस भी बता रही है, चाहे उनका मिसाइल्स हो, चाहे उनकी एनरिच यूरेनियम हो और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज प्लस उसको ऐड कर लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ईरान सब कुछ उसी तरीके से एक्ट कर रहा है। इसमें क्रेडिट जाता है ईरान के डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम को, कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो किस तरह नीचे से जो निचले कमांडर्स हैं उन्होंने चीजों को मैनेज करना है। और ईरान इसी तरह खड़ा हुआ है और यूएस अब मुज़ाकरात कर रहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलो, और ईरान यहां पर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और जितना ईरान का मिलिटरीली नुकसान हुआ है, रशिया और चाइना नियर फ्यूचर में उसको जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। ईरान के पास बंदों की कमी नहीं, हार्डवेयर को अगर नुकसान पहुंचा भी है तो ईरान के दोस्त पूरा कर देंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक हुआ है कि उनकी जो मागा सपोर्ट बेस है वो डिवाइड हो गई है। ज्यादातर मागा ये सारे इजराइल की इस जंग के खिलाफ हैं ईरान में, वो नहीं चाहते कि ये जंग हो, और वो भी शौक की कैफियत में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या हरकत की है, क्या ब्लंडर किया है। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जो मागा हुकूमत में नहीं है वो मागा तभी बैठी है, और जो चंद हुकूमत में लोग हैं वो इसको मजबूरन डिफेंड कर रहे हैं और शायद उसको कुछ अपना अकीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान को चाहिए कि इस स्ट्रेटेजिक विक्ट्री को इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी कन्वर्ट करे आवाम के लिए। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है अब उसको भी खत्म होना चाहिए। अगर दुनिया में हम इतनी बड़ी बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं? पाकिस्तान में भी लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए, एक सुख का सांस मिलना चाहिए। पाकिस्तानीज नो डाउट इस कामयाबी को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज उनकी अपनी जेब से जुड़ी हुई है वहां भी कुछ सुकून चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म सुकून का सबब बनेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी, लोगों के हालात अच्छे होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की इन पीस एफर्ट्स, इस्लामाबाद में ये जो टॉक्स हो रही हैं, इस हवाले से कोई अच्छी खबर चंद घंटों में हमें मिल सकती है, या आपके ख्याल में ये टॉक्स फेल हो जाएंगी? या तीसरी पॉसिबिलिटी के इस हवाले से कोई प्रॉपर मुआहदा कुछ दिन बाद सामने आएगा और शायद किसी और जगह पर? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।